डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, ये कुछ ऐसे इंडियन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने वर्ल्ड में साइंस की फील्ड में इंडिया को एक अलग पहचान दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनकी लाइफ जर्नी को फॉलो करें तो हमें पता पड़ेगा कि साइंस के लिए इनका डेडिकेशन और इंटरेस्ट वो क्वालिफिकेशन के बाद नहीं, वो चाइल्डहुड से ही इनके अंदर था। बिल्कुल ऐसे ही आज की जनरेशन में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में जो कि साइंस फील्ड से रिलेट करती है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं श्रीकांत मजूमदार एनसीईआरटी दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप एग्जाम केवीपीवाई यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। चलिए शुरू करते हैं। To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना ये एक ऐसी स्कॉलरशिप एग्जाम है या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा फेलोशिप एग्जाम है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर साइंस और रिसर्च में बनाना चाहते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एग्जाम इस इंटेंशन से ये स्कॉलरशिप इस इंटेंशन से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ताकि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया में रह के पढ़ सकें और साइंस की फील्ड में अपना करियर स्टैब्लिश कर सकें। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से यानी कि पत्राचार या हम कह सकते हैं करस्पॉन्डेंस एजुकेशन देते हैं। तो क्या वो एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम पे अप्लाई करने के लिए? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन लेने वाले या डिस्टेंस एजुकेशन लेने वाले वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस केवीपीवाई स्कॉलरशिप एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके के बच्चे एलिजिबल होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज होती है, एक क्लास 11th में, एक क्लास 12th में और एक आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। मैं आपको बता दूं कि ये जो फेलोशिप एग्जाम है जस्ट लाइक एनटीएससी, ये एग्जाम भी आपको थ्रू आउट आपके एजुकेशन करियर में हेल्प करती है। ये फेलोशिप एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जब तक पढ़ना चाहते हैं तब तक गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। आप एमफिल या आप पीएचडी किसी भी तरीके की डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है थ्रू स्कॉलरशिप आपको इसमें सपोर्ट करेगी। बट द पॉइंट इज कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपना करियर बेसिक साइंस या साइंस स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में या आप मेडिकल में जाए, नहीं, ये सिर्फ बेसिक साइंस के बच्चों के लिए ये फेलोशिप दी जाती है। जस्ट लाइक ऐसे बेसिक साइंस वाले यानी जो बैचलर ऑफ साइंस लाइक बीएससी हो गया, बीएस हो गया, बी स्टेट्स हो गया या बी मैथमेटिक्स हो गया, है ना, या इंट एमएससी या इंट एमएस हो गया, तो ऐसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम बनाया गया। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये एलिजिबिलिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि आप 3 बार इसे अप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 11th पास कर चुके हैं और आप 12th में हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यदि आप 12th भी पास कर चुके हैं और आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये जो 3 बार है, ये 3 बार में कुछ क्राइटेरियाज, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सिक्योर मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप 11th में हैं, 11th में पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप 11th में अपीयर्ड होने चाहिए, है ना। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया कि आप 11th में अपीयर्ड होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स साइंस के होने चाहिए। दूसरा कि आप 75% मार्क्स आपने मैथ्स में लिए हो क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम, 75% मार्क्स आपने लिए हो क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में। पर यहाँ पे
क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है तो यहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स भी होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके के रिजर्वेशन में आते हैं, लाइक ST, SC, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर किसी भी टाइप के इसमें आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको 65% मार्क्स लेने होंगे मैथ्स में। अगर आप 10th में हैं और आप KVPY के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि अगर आप किसी भी रिजर्वेशन सीट से बिलोंग नहीं करते देन यू मस्ट हैव टू सिक्योर मिनिमम 75% मार्क्स, और इफ यू आर बिलोंग टू एनी अदर रिजर्वेशन सीट्स देन यू हैव टू सिक्योर 65% मार्क्स। फेलोशिप विल बी एक्टिवेट ओनली इफ दे ज्वाइन ऑन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस। देखिए मैंने पहले ही कहा कि फेलोशिप आपको तभी मिलेगी अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं, और फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप अपने ग्रेजुएशन के एजुकेशन को यानी अपने करियर को अगर आप बेसिक साइंस में परस्यू करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई बेसिक साइंस में कंटिन्यू करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ही आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड, अब देखिए ये जो एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 11th में दे सकते हैं, 12th में अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप 11th में अगर इसे अप्लाई करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है SA, SX और SB में, यानी ये 3 स्ट्रीम होती है। इस 3 स्ट्रीम में अगर आप किसी भी स्ट्रीम में एलिजिबल हैं तो आप दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए। अब हम बात करेंगे SX यानी कि क्लास 12। क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं लगता, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया। सबसे पहली बात तो आपने 12th में अपीयर्ड होना चाहिए। दूसरा, सेम आपके 10th में मैथ सब्जेक्ट में, मैथ्स फील्ड में आपके 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। पर अगर आप किसी भी रिजर्वेशन सीट से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। फिर सेम ये पॉइंट भी आपका कवर करेगा कि फेलोशिप उन्हीं को मिलेगी अगर आप 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन लेवल पे अपने करियर को परस्यू करते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर साइंस, बेसिक साइंस सब्जेक्ट से आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इसका कंटिन्यूएशन तभी हो सकता है, आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे फेलोशिप पाने के लिए, जब आप क्लास 12th पे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में आप 60% मार्क्स लें। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स लेने होंगे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स पे, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। नाउ अब यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में क्या, तो साइंस सब्जेक्ट में ये ज़रूरी है कि आप PCB ग्रुप के हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ग्रुप के हो। साथ ही साथ आपके मैथ सब्जेक्ट भी हो। अगर आप मैथ सब्जेक्ट में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60% या 50%, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, अगर आप इस सिक्योर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद उस फेलोशिप को पाने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम SB यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे हम कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है ग्रेजुएशन लेवल पे, देखिए ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का होता है पहला, तो है ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारी एलिजिबिलिटी तभी हो सकती है यदि हम फर्स्ट ईयर में हैं। यदि हम फर्स्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन लेवल में जस्ट हमने एंटर किया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं KVPY के लिए। स्पेशली हमारा ग्रेजुएशन बेसिक साइंस से होना चाहिए। देन सेम आपका बिल्कुल जैसा है कि आपके क्लास 12th में मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में 60 और 50% जो है वो आपके सिक्योर्ड होने चाहिए, और मस्ट सिक्योर्ड 60 और 50% मार्क इन फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन के। आपके फर्स्ट ईयर के एनुअल एग्जामिनेशन में भी या आगे आपके जितने भी एनुअल एग्जामिनेशन होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें आप अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इतने ही सिक्योर करने हैं। ठीक, बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इस KVPY में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में सिलेक्शन किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम किस तरीके से होती है, सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है वो 2 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिस भी एप्लीकेंट ने इसे अप्लाई किया है, इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है, उसे इस एप्टीट्यूड टेस्ट से होते हुए गुजरना पड़ता है। उसके मार्किंग के बेसिस में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैं, वो सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। और देन इंटरव्यू राउंड जो होता है वो होता है उनका फाइनल राउंड, और उसी के इंटरव्यू राउंड और एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्किंग के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है, KVPY का सिलेक्शन प्रोसीजर है ये। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली है क्या। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड और बाकी की फर्दर डिटेल्स आपके लॉगिन पे प्रोवाइड हो जाती है, और उसके बाद आपको गुजरना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। उस टेस्ट को देने के बाद जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं वो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट इंटरव्यू राउंड को फॉलो करते हैं, और जब वो इंटरव्यू राउंड पे जाते हैं तो ये इंटरव्यू राउंड ही फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है। आई मीन टू से दैट कि इंटरव्यू राउंड के बाद जो भी उनकी मार्किंग होती है फाइनल सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि सर हमने अप्लाई कर लिया, हमने एग्जाम दे दी, हम सिलेक्ट भी हो गए, पैसा कितना मिलेगा। आई मीन टू से कि स्कॉलरशिप या फेलोशिप हमें कितनी मिलेगी। तो देखिए, जो फेलोशिप है वो बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। फेलोशिप जो है वो मंथली मिलती है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने स्कॉलरशिप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गया है तो उसे मंथली मिलती है। लेकिन ये कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये मिलेगी कब। देखिए, आपने स्ट्रीम ए यानी कि आपने अगर क्लास 11th में अगर अप्लाई किया हुआ है और आप अप्लाई करने के बाद ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो क्लास 12 से आपको फेलोशिप मिलना चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लास 12 आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कब से, फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक आपके अंडर ग्रेजुएट यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बेसिक साइंस में, तब से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगी। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना करियर बेसिक साइंस में स्टैब्लिश कर रहे हैं, बेसिक साइंस में बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप एग्जाम है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी, भले ही आप 11th में एग्जाम दो, आपको फेलोशिप स्टार्ट होगी आपके ग्रेजुएशन से। ठीक है, अब ये ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, तो आपके बेसिक साइंस पे होना चाहिए। तो बेसिक साइंस में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक पर मंथ 5000 रुपीज मिलेगा। पर मंथ कितना मिलेगा, 5000 रुपीज मिलेगा। और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट जो है आपको 20,000 की मिलेगी, ACG जो कहते हैं। अब ये एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट क्या होती है, एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट जो होती है यानी साल में जो ये आपको ये अमाउंट जो मिलता है 20,000 का, ये मिलता है आपको एडिशनल आपके पढ़ाई के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइक बुक्स, इंटरनेट, जो भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्रोजेक्ट फाइल, ये सब चीज़ों का खर्चा कहाँ से होता है, ये सब चीज़ों के खर्चे को मैनेज करने के लिए आपको 20,000 का ACG मिलता है। आइए यहाँ तक बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया हो, इन सच केस जब भी आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका, अगर आप 11th में हो तो भी आपकी ये 5000 रुपीज़ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक मिलेगी। अगर आपने 12th में अप्लाई किया तो भी आपको मिलेगी, एंड अगर आपने फर्स्ट ईयर में किया तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर अगर हमने 11th में किया है हमें ग्रेजुएशन से मिलेगी, तो फिर 1 साल का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सवाल है 1 साल का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेटा 1 साल का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सपोज आपने क्लास 11th में इसमें अपीयर्ड हुए, है ना, अपीयर्ड हुए, क्लास 12th जो है ये आपका खाली है नहीं। यहाँ पे ये KVPY यानी गवर्नमेंट आपको क्या करती है, ये 1 साल में बच्चे को इनवाइट किया जाता है नेशनल साइंस कैंप के लिए। सिलेक्टेड बच्चे नेशनल साइंस कैंप के लिए इनवाइट होते हैं और ये कैंप लगता है, और इस कैंप में बच्चों को काफ़ी सारी जो साइंस फील्ड से रिलेटेड जानकारी मिलती है, रिसर्च वर्क की जानकारी मिलती है। अब सवाल ये है कि सर ये मिलती है, ये इनवाइट किया जाता है। आप देखो
इनवाइट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ तक आने का, इस कैंप तक आने का, रहने का, खाने का, हर चीज़ का जो खर्चा होता है वो KVPY बियर करता है। बच्चे को एक सिंगल पेनी भी यूज़ नहीं करनी होती है अपनी, ये पूरा खर्चा KVPY उठाता है उन सिलेक्टेड बच्चों के लिए। तो 1 साल आपका कवर हो गया उस कैंप में, यानी आपको बेनिफिट मिल गया उसका, और आपके फर्स्ट ईयर से क्या हो गया, आपका फेलोशिप स्टार्ट हो गया। आया समझ में? 12th में आप सिलेक्ट हुए तो आपका फर्स्ट ईयर से ऑटोमेटिकली हो गया, और फर्स्ट ईयर में आपने दिया तो फर्स्ट ईयर के ईयर एंडिंग तक आपको फेलोशिप मिल ही जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि हमें जब आप 4th ईयर यानी 4th और 5th ईयर इंटीग्रेटेड मैथ्स और साइंस लेते हैं, यानी आपको ये 7000 की फेलोशिप कब मिलेगी, 7000 मंथली की फेलोशिप तब मिलेगी जब आप लाइक MSc, MS या मास्टर इन मैथ्स या मास्टर इन स्टेट्स, इस टाइप के जो भी साइंस, बेसिक साइंस फील्ड में जहाँ पे आप अपना मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मंथली 7000 रुपीज़ की फेलोशिप मिलेगी। साथ ही साथ आपको ACG कितने का मिलेगा, ACG आपको मिलेगा 28,000। ACG में बता चुका हूँ क्या होता है, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो गूगल करो, आपको समझ में आ जाएगा ACG एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब इसके साथ एक बोनस मैं और दे रहा हूँ। अब बोनस क्या, अदर प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, KVPY नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होने वाली एग्ज़ाम है, और अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ऑब्वियसली आप इंडिया के उन स्टूडेंट्स में से हैं, उन टॉप स्टूडेंट्स में से हैं जो कि उस साइंस, पर्टिकुलर साइंस फील्ड के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए। तो आपको पैसा मिल रहा है, आई मीन टू से कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आपकी पढ़ाई करने के लिए, ओके। साथ में आपको क्या प्रिविलेज मिल रहा था, देखो साथ में आपको प्रिविलेज मिल रहा है ID कार्ड से। ले, ID कार्ड से क्या लेना देना है सर? बेटा ये ID कार्ड जो है, ये वो ID कार्ड आपके इशू होते हैं जिसकी हेल्प से आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल यूनिवर्सिटी जिनके पास रिसर्च लैब की व्यवस्था होती है, या नेशनल लाइब्रेरी जिनके पास ऐसी बुक्स होती है जिससे रिसर्च की जा सकती है, आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ इंटर्नशिप ले सकते हैं और वहाँ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, एज ए इंटर्न काम कर सकते हैं इस ID कार्ड की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इस ID कार्ड को इशू करने वाली होती है GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बोनस होता है किनके लिए, ये बोनस होता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको समझ में आया कि क्या बेनिफिट होता है KVPY में अप्लाई करने का। नो डाउट KVPY ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें साइंस की फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, पर इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, इसके मंथली जो फेलोशिप आपको मिलती है ये बता दिया, ACG कितना मिलता है ये बता दिया, एंड आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब सवाल लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि हाउ टू अप्लाई। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई के लिए आंसर मेरा बस इतना रहेगा कि ये जो फॉर्म्स हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं अप्लाई करने के लिए, ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी लिंक अवेलेबल होती है आपको कहाँ पे, KVPY की वेबसाइट में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस वहाँ जाना है, रेगुलर जाते रहना है, वहाँ जाके चेक करना है, वहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के जिस तरीके से वहाँ प्रोसीजर लिखी होती है, सिंपल आपको उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। सेकेंडली, फीस के बारे में अभी इस साल तो फीस के बारे में नहीं बताया गया है, तो जैसे ही वहाँ कुछ अपडेट आती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा KVPY एंड किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और भी ऐसे कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के साथ मैं अपनी सीरीज़ के अगले वीडियो में आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अच्छे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, मैं आता रहूँगा।